उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने शिक्षकों के मामले पर फैसला सुनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार पर क्या सवाल उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। साल 2018 में जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुपालन में ये भर्ती हुई, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का राज्य सरकार पर आरोप लगा। इसीलिए आज हम यानी न्यूज इंडिया आपके सामने एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसका नाम है शिक्षक, सियासत और सरकार। आज हम अपनी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या अकेले पड़ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शिक्षक भर्ती मामले को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य ने उसी पर रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर के सुर और विपक्ष के सुर एक जैसे ही क्यों सामने आए। पोस्ट होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों ले लिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस खबर में जो सबसे ज्यादा खास है वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आखिर क्या आदेश सुनाया। मौजूदा समय में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या उनको तुरंत हटा दिया जाएगा। आखिर क्या कहती है आरक्षण की नियमावली, हम आपको वो भी अपनी खबर में बताएंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्यों मुखर हो जाते हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञों की राय क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में फिर क्यों उठ रहा शिक्षक भर्ती पर सवाल। आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी देंगे। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही शिक्षकों को लेकर के फैसला सामने आया, मानो उसके बाद तो पूरी सियासत जो है वो चरम पर होने लगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। 2 जजों की बेंच ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस फैसले से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस झटके को योगी सरकार के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य एक कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है। केशव प्रसाद मौर्य ने इतना लिखा ही कि इसके बाद योगी सरकार के खिलाफ हमले तेज हो गए। अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर ने भी लगे हाथों अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब अपने बेगाने की तरह व्यवहार करते हैं तो विपक्ष की हिम्मत 7वें आसमान पर होती है। ठीक ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ है। विपक्ष ने चौतरफा हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने वाले राहुल गांधी और मायावती के साथ अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हाईकोर्ट का फैसला रिजर्वेशन से
खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का करारा जवाब है। जबकि मायावती ने कहा कि फैसला यह साबित करता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले से योगी की दशा महाभारत के भीष्म पितामह की जैसी देखने को मिल रही है, जो फिलहाल बाड़ों की सैया पर लेटे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने सदन में दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, नियमों के तहत पूरा काम किया गया है। अंबेडकर नगर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल यही बयान दिया। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके बयान को दरकिनार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आज कोर्ट के फैसले का स्वागत करके कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के उस बयान को काट दिया है। और इससे एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि क्या जिस तरीके की अटकलें पहले लगाई जा रही थी उत्तर प्रदेश की सियासत में कि सरकार और संगठन के बीच कुछ ठीक नहीं है, क्या वो आज देखने को मिला। और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उसके बाद तो मानो विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। इसमें एक सबसे बड़ी बात और कि कल योगी आदित्यनाथ ने इसी मामले को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का जो भी फैसला होता, लेकिन उससे पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने उस फैसले का स्वागत करके दलित और पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा दिया है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने पीडीए को अपने हक में लेते हुए निशाना साधा। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एनडीए में सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साल 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दे दिया है, जिससे प्रदेश सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इस स्वागत की श्रेणी में एक अपना भी नाम था और अपने के साथ साथ अपना दल के अध्यक्ष भी इसके समर्थन में थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो या अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हो, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसका समर्थन क्यों किया? क्योंकि इसका पोस्ट केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया था। इसके पीछे क्या सियासी गणित है, ये हम आपको अपनी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार के खिलाफ ही कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है? ये विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इस बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब आपको क्या ट्वीट किया है ग्राफिक के जरिए हम आपको तस्वीरों के साथ साथ वो भी दिखाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उनका पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यानी कि फैसले का स्वागत केशव प्रसाद मौर्य ने किया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं और एक दलित वर्ग की राजनीति में बड़ा प्रभुत्व जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फैसले का समर्थन किया और उन्होंने लिखा, उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा अनुप्रिया पटेल ने कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग
ये ने माना कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता है, इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। ये बात अनुप्रिया पटेल ने कही। अब 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के कह सकते हैं कि भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उभरकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आई। उसके मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने इस मामले को मानो कि बैठे बिठाए ले लिया और उनको बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने इस मामले को पीडीए से जोड़ दिया। वो आपको ट्वीट हम दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। ये हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामना। ये बात अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को पीडीए से जोड़ दिया। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खो चुके राहुल गांधी फिर से सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे मुद्दे पर अब अपनी राय रखते हैं, खुलकर बोलते हैं। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया और क्या लिखा वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। यानी इस पूरे मामले को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये शिक्षक भर्ती मामला पूरा है क्या, वो हम आपको बताएंगे। साथ के साथ शिक्षकों की और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला पिछले काफी समय से चल रहा है, जिसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश आया है। दरअसल शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ था। इस मामले में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि हमें न्याय दिया जाए और जो भी अभ्यर्थी अवैध तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे
उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो यहां आता है वो ये कि किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ कहा है। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई है उसका पूरी टाइमलाइन और क्या क्या कैसे कैसे ये मामला प्रकाश में आया और कैसे इस पर बवाल हुआ ग्राफिक के जरिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये विज्ञापन जारी हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में 4,31,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी इस पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर के 4,31,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया। लेकिन शामिल कितने हुए वो हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में 6 जनवरी 2019 को यह भर्ती परीक्षा हुई। 6 जनवरी 2019 को यह पूरी भर्ती परीक्षा हुई। आगे बढ़ते हैं। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। 12 मई 2020 को परीक्षा परिणाम जारी हुआ। अब यहां क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आगे ग्राफिक पे बढ़ते हैं। 12 मई को 1,47,000 अभ्यर्थी इसमें पास हुए। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो आपको बताते हैं। 1,47,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, उसके बाद अनारक्षित कट ऑफ। अब ये देखिए, अनारक्षित कट ऑफ 67.11% रही। ये कैसे बनती है? जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं परीक्षा में और उसके बाद 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में जो आपके टोटल मार्क्स हैं उनको मिलाकर ये मेरिट लिस्ट बनती है। अब देखिए, अनारक्षित की कट ऑफ कितनी थी? 67.11% रही। आगे बढ़ते हैं। ये गौर फरमाने लायक बात है। अब ओबीसी की कट ऑफ 66.73% रही। तो इसके बीच का जो मार्जिन है ये बेहद कम रहा। इसकी बारीकी को मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। इसमें दरअसल होता क्या है? इसमें होता यह है कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो जनरल कैटेगरी में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। जिनके हाईएस्ट मार्क थे उनको भी उसी सूची में रखा गया। इसलिए ये जो पूरा मामला है ये अब सुर्खियों में है। यानी कि ओबीसी की कट 66.73% और अनारक्षित की जो कट ऑफ थी वो 67.11% रही। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे जो इस पूरे मामले कोर्ट में ले गए, उनका कहना था कि अगर इसमें आरक्षण की प्रक्रिया को नियम के तहत किया जाता तो और भी अभ्यर्थियों को चयन होने का मौका मिल सकता था। यही जो है इसकी महीन लाइन रही। अब हम आपको आगे ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या कहती है आरक्षण की नियमावली। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के लिए जो कट ऑफ सेट किया गया हो, अगर कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी। अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी, ज्यादा नंबर लाता है, ओबीसी वर्ग में नहीं। लेकिन यहां उसको ओबीसी में ही वर्ग में ही नौकरी दी गई। यही विवाद का विषय रहा। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि वैसे अभ्यर्थी आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे, पर उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में इस नियम को फॉलो नहीं किया गया, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया। अब अदालत ने क्या स्पष्ट तौर पे कहा है, इन्हीं ग्राफिक के साथ हम आपको ये बात भी बताते हैं कि अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अनारक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में आते हैं उन्हें सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 उम्मीदवारों की चयन सूची रद्द कर दी गई थी। पीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करें।
और इस पूरी प्रक्रिया को नियमों के तहत ही करें, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी सूची आएगी। अब हम यही रुकेंगे। आपको एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल कि जो अभी काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि जो फिलहाल काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए, उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और जिनकी कट ऑफ से हाई मार्किंग है, जिनके ऊपर नंबर हैं, उनको अनारक्षित कोटे में समायोजन उनका कराया जाए ताकि ओबीसी आरक्षण वर्ग में जगह बन जाए और लोगों को मौका मिले। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हटेंगे नहीं, बल्कि उनका समायोजन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया और ये कोर्ट का जो आदेश आया। अब हम आपको सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत हो रही है वो केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट के बाद हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य सरकारी बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य 2 बार कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। बीते दिनों मुख्यमंत्री की ओर से पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक की गई, वहां भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री की बैठक में उनका ना पहुंचना सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम आपको जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीबी से समझने वाले जो मानते हैं कि इसकी वजह क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के मुखर होने की अलग अलग वजह क्या है। ग्राफिक के जरिए देखिए। सबसे पहला, जानकार मानते हैं कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्राफिक पर रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत में व्यस्त होने के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। दूसरा, जो दूसरी बात निकलकर सामने आई वो ये, वही कुछ नेता मानते हैं कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद केशव प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग फिर से चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को अपने पास रखा है। यह भी कहीं ना कहीं जो है एक विषय है जिस वजह से केशव प्रसाद मौर्य अब मुखर होते हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विपरीत दिशा में जो काम है उनके वो दिखाई देते हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है? तीसरी वजह यह कि शासन में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने की अपने ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार से पटरी नहीं खाती है। हिमांशु कुमार उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है। केशव प्रसाद मौर्य की ताकत बताते हैं, उनकी ताकत जल्दी से आपको बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के पिछड़े चेहरे हैं, ये उनकी ताकत है। पिछड़े वर्ग की जातियों में उनका स्वीकार्यता भाजपा के किसी भी दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता से ज्यादा है। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली वजह कि भाजपा के सहयोगी सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी केशव की बेहद नजदीकियां हैं। अब आपको बताते हैं कि कमजोर पक्ष क्या है। केशव प्रसाद मौर्य का कमजोर पक्ष हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका 2017 से ही टकराव है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक में, ये उनका नेगेटिव फीडबैक है, वो सिराथू से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा केशव प्रसाद के प्रभाव वाले प्रयागराज और कौशाम्बी में चुनाव हार गई, ये उनका नेगेटिव फीडबैक है। अब अगली बड़ी वजह यह भी निकल गया कि मौर्य प्रभावित सीटों पर भाजपा की हार हुई, यानी केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। ये उनके हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताए उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या है और वो क्यों मुखर होते हैं। तो फिलहाल के लिए शिक्षकों की बात हमने की, उस पर क्या सियासत हो रही है वो भी हमने बात आपके सामने रखी और सरकार अब आगे क्या कदम उठाएगी, क्योंकि उसको 3 महीने के अंदर दूसरी सूची जारी करनी है, वो भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। कल फिर 9:30 बजे एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।